हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज जो हमारी क्लास है वो बीए सेमेस्टर 4 के सब्जेक्ट कोड CC10 जो आपका तीसरा पेपर होगा, इसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 6। इसमें हमें 1750 से लेकर 1857 तक के इतिहास को पढ़ना है। तो इसी पेपर के यूनिट 6 में हमारा एक काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है जिस विषय का नाम है दक्खन विद्रोह या दक्खन राइट 1875। दरअसल दक्खन विद्रोह एक कृषक आंदोलन था जो महाराष्ट्र के पूना और अहमदनगर के क्षेत्र में 1875 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। ये इसके विद्रोह के या उपद्रव के होने के क्या कारण थे और यह किन परिस्थितियों में प्रारंभ हुआ, हम अपने आज के व्याख्यान में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। महाराष्ट्र के पूना और अहमदनगर जिलों में 1875 ईस्वी में किसानों ने बड़े पैमाने पर उपद्रव किया। यहाँ रैयतवाड़ी प्रणाली के तहत लगान की वसूली सीधे किसानों से की जाती थी और उसे उसके जमीन का मालिक समझा जाता था। अन्य रैयतवाड़ी इलाकों की तरह यहाँ के किसान भी महाजनों के शिकंजे में थे, क्योंकि उनसे कर्ज लिए बिना वे लगान चुका पाने की स्थिति में नहीं थे। ज्यादातर महाजन जो थे वे बाहर से आए हुए गुजराती और मारवाड़ी थे जो तरह तरह से किसानों का शोषण करते थे। किसान और महाजनों के बीच तनाव का यह स्थायी कारण था। इसी बीच 1860 के दशक में शुरू में अमेरिकी गृह युद्ध के कारण कपास के निर्यात में बढ़ोतरी हुई, जिससे कपास की कीमतों में काफी वृद्धि हुई। लेकिन 1864 ईस्वी में यह विद्रोह या युद्ध समाप्त हो गया और नतीजे के तौर पर कपास के निर्यात में भी काफी मंदी आई और कीमतें एकाएक नीचे गिरने लगी। कपास की कीमतों में गिरावट के कारण किसानों पर इसका काफी बुरा असर पड़ा। इसी दौरान 1867 में सरकार ने लगान की दर में करीब 50% की वृद्धि कर दी। दूसरी तरफ लगातार खराब फसलों ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। जाहिर है कि इन स्थितियों में भू राजस्व चुकाने के लिए फटेहाल किसानों के पास इसके सिवा और कोई चारा नहीं था कि वे महाजनों की शरण में जाएं। महाजनों ने इस मौके का खूब फायदा उठाया और कर्ज के बदले में किसानों की जमीन और गहने रखवा लिए। कमर तोड़ ब्याज की वसूली से किसान और भी टूटते चले गए। महाजनों के खिलाफ उनका गुस्सा बढ़ता चला गया और स्थिति बहुत तनावपूर्ण हो गई। तभी दिसंबर 1874 ईस्वी में सिरूर तालुका के करडाह गांव में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने भीतर ही भीतर सुगबुगा रहे गुस्से को एकदम से भड़का दिया। इस गांव में कालूराम नाम के महाजन ने एक कर्जदार किसान के खिलाफ अदालत से डिग्री ले ली थी और इसके तहत उसे किसान के घर पर कब्जा मिलना था। गांव वालों ने कालूराम को समझाया कि वह कब्जा ना ले, लेकिन वह नहीं माना। तब गांव वालों ने बाहरी महाजनों का सामाजिक बहिष्कार शुरू कर दिया ताकि अपनी मांगों के लिए वे महाजनों पर शांतिपूर्ण ढंग से दबाव डाल सके।
किसानों ने महाजनों, सूदखोरों, व्यापारियों की दुकानों से सामान खरीदना बंद कर दिया। गांव की प्रजा अर्थात नाई, धोबी, बढ़ई, लोहार, मोची आदि पर भी पाबंदी लगाई गई कि वे महाजनों के यहाँ कोई काम नहीं करेंगे। इसी तरह उनके यहाँ घरेलू नौकर के काम करने पर भी रोक लगा दी गई। जब इस बहिष्कार के कारण महाजनों ने गांव छोड़कर जाना चाहा, तो उनकी गाड़ी खींचने वाले उनकी सवारी उपलब्ध कराने पर भी कोई तैयार नहीं हुआ। यह बहिष्कार पूना, अहमदनगर, शोलापुर और सतारा जिला के गांव में तेजी से फैल रहा था। लेकिन यह सिलसिला ज्यादा दिनों तक नहीं चला, क्योंकि यह तरीका बहुत प्रभावी साबित न हो सका। मई 1875 ईस्वी में भीमथरी तालुका के सुप इलाके में बाजार का दिन था। आसपास के किसान यहां जमा हुए और उन्होंने महाजनों के घर और दुकानों पर हमला बोल दिया। किसानों के पुराने नोट या इकरारनामे और कर्जे के मामले में अदालती डिग्रियां और दूसरे दस्तावेज लूटकर किसानों ने खुलेआम जला दिए। देखते ही देखते यह आग पूना और अहमदनगर के गांव में फैल गई। लेकिन इन उपद्रवों में हिंसा बहुत कम हुआ। महाजनों के अत्याचार के मुख्य हथियार पुरनोट व अन्य दस्तावेज नष्ट कर देने के बाद मारपीट की कोई जरूरत नहीं समझी गई। केवल सूपा में महाजनों की घरों और दुकानें लूटे गए और आग लगा दिए गए। लेकिन बाकी स्थानों पर किसानों के ये दंगे महज उनकी नई एकता और ताकत के प्रदर्शन पर थे। सरकार ने फौरन कार्यवाही की और इस आंदोलन को दबाने की चेष्टा की। यह आंदोलन 3 हफ्तों तक जोर पकड़ता रहा, लेकिन उसके बाद यह धीरे धीरे ठंडा पड़ता गया। लगभग 2 माह तक छिटपुट वारदातें होती रहीं। दक्खन विद्रोह से सरकार कोई खास परेशान नहीं हुई, क्योंकि किसानों के उद्देश्य बहुत सीमित थे और इसमें उपनिवेशवाद विरोधी चेतना जागृत नहीं हो सकी थी। महाराष्ट्र के तात्कालीन राष्ट्रवादी बुद्धिजीवियों ने एक बार फिर किसानों के हितों के लिए आवाज उठाई। इससे पहले 1873-77 ईस्वी में न्यायमूर्ति रानाडे के नेतृत्व में पूना सार्वजनिक सभा में भू राजस्व समझौता अधिनियम 1867 के खिलाफ बंबई और पूना में जबरदस्त आंदोलन चलाया, जिससे किसानों ने पूरा समर्थन दिया। किसान इससे प्रभावित हुए और लगान देना बंद कर दिया। इस आंदोलन ने किसानों को लड़ने के लिए प्रेरित किया। यही जुझारू शक्ति 1875 में विरोध की लहर बनकर सामने आई। पुनः सार्वजनिक सभा और कई राष्ट्रवादी अखबारों ने दक्खन कृषक राहत विधेयक का पुरजोर समर्थन किया। इस प्रकार से हमने देखा कि दक्खन का जो उपद्रव था, जो राइट थी, वह मूल रूप से पूना
अहमदनगर और महाराष्ट्र के पूना अहमदनगर के जिलों में घटित एक कृषक दंगे थे जो मूलतया सामंतों के शोषण और अत्याचार के प्रत्युत्तर में किए गए थे। इसका स्वरूप ज्यादा व्यापक तो नहीं था, लेकिन इस विद्रोह ने कृषकों की एकता और अखंडता का परिचय दिया। उन्होंने एकजुट होकर इस विद्रोह का नेतृत्व किया। वैसे इस विद्रोह का मुख्य उद्देश्य कृषकों को अपनी जो उनके खेतों की जो जब्ती कर ली गई थी या उनकी जो तरह तरह के उन पर उपबंध लागू कर दिए गए थे, उनसे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने केवल सूदखोरों एवं जमींदारों के यहाँ लूटपाट करके उनके उन दस्तावेजों को जलाया जिससे उनकी दास्ता सुनिश्चित होती थी, और उन्होंने अपने बंधक रखी जमीनों को के कागजात और दस्तावेजों को इससे जलाकर उस दास्ता से मुक्ति पाने का प्रयास किया। कुल मिलाकर यह विद्रोह सफल रहा। सरकार को इस विद्रोह को दबाने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी, लेकिन इस विद्रोह ने यह जता दिया कि कृषकों की जो असंतोष की भावना है वह दबाई नहीं जा सकती थी। जमींदारों और ब्रिटिशों के शोषण के खिलाफ उन्होंने एक के बाद एक अनेक कृषक आंदोलन संचालित किए। उन्हीं कृषक आंदोलनों की कड़ी में दक्खन का जो उपद्रव था एक महत्वपूर्ण उपद्रव के रूप में इतिहास में विख्यात हुआ। इस विद्रोह के फलस्वरूप लोगों को यह समझ में आ गया कि किसी भी जाति या किसी भी व्यक्ति को ज्यादा दिनों तक शोषण नहीं किया जा सकता है। इस तरह से हम अपने इस क्लास को, इस व्याख्यान को यहाँ समाप्त करेंगे। हमें उम्मीद है कि दक्खन उपद्रव से संबंधित प्रश्न अब आपके लिए कोई कठिन प्रश्न नहीं रह जाएगा, या बड़ी सहजता से आप इसका उत्तर दे पाएंगे। इसी विश्वास और आशा के साथ मैं आज के क्लास को यहाँ समाप्त करूंगा। मैं अगले क्लास में एक नए विषय के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।